बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी हुकूमत 16 माह बरसर इख्तिदार रही और इस मुख्तसर मुद्दत में यकीनन इस वफाकी मखलूत हुकूमत को कई महाज पर चैलेंजेस का सामना रहा, क्योंकि PTI की हुकूमत मुल्क को हर लिहाज से पीछे ले गई थी। सबसे बड़ा चैलेंज जो कि सब जानते हैं मौशी बहरान रहा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो PTI हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में IMF की जो कंडीशंस थी उनको वायलेट किया गया था, जिसकी वजह से हम IMF प्रोग्राम में दोबारा नहीं जा पा रहे थे। यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें और मेहनत रंग लाई और हमें 9 माह का स्टैंड बाय एग्रीमेंट $3 अरब का मिल चुका है। दूसरी जो हमने देखा था कि PTI हुकूमत में जो खारजा ताल्लुकात थे वो सिफर पर आ चुके थे। प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती दिलचस्पी के साथ नाराज़ दोस्त ममालिक को जो है राज़ी किया, ना सिर्फ राज़ी किया बल्कि वापस ताल्लुकात उस नहज पर लेकर आ गए कि हमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, हमारे जो रिज़र्व्स कम हो गए थे, तो हमारे दोस्त ममालिक ने ना सिर्फ हमें हमारी इमदाद की, बहुत सारे मुल्कों ने हमारे जो फंड्स थे उनको रोल ओवर किया, बल्कि साथ साथ सरमायाकारी में भी इंटरेस्ट दिखाया। यहीं पर नहीं, मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कौमी प्लान दिया SIFC का और उसे इकॉनमी रिकवरी प्लान का नाम भी दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम्स की तकमील की गई है। कौमी लैपटॉप स्कीम जिससे नौजवानों को बाइख्तियार बनाया गया, स्कीम 3 का जो है वो आगाज़ किया गया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज जो इजलास में एक बात की, बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो विजन हम लेकर आए हैं मुआशी तरक्की के हवाले से, आने वाली हुकूमत भी जो है वो उसको आगे लेकर चलेगी। तो आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की 16 माह की जो परफॉर्मेंस रही है, साथ साथ हम बात करेंगे निगरा सेटअप की, निगरा प्राइम मिनिस्टर की, जिनके लिए मुशावरत का सिलसिला जारी है। फैसला आज रात या कल हो जाएगा। अपने मोज़िज़ पैनल का मैं तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर नूर, आप इकोनॉमिस्ट हैं। हसनात मलिक जर्नलिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद कियानी फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कैसर अहमद शेख टेलीफोन लाइन पर होंगे, नून लीग के हम रहनुमा हैं, शामिल गुफ्तगू रहेंगे। आप सबको वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले नूर फातिमा साहिबा, आपसे सबसे पहले सवाल करना चाहूँगी कि हम इकोनॉमी को लेके पाकिस्तान की तारीख में क्या आपने इतना क्रिटिकल सिचुएशन कभी देखी थी? जितना कॉम्युलेटिव इफेक्ट इस वक्त आया था, ऐसी नहीं देखी थी। हम 2000 से लेकर अब तक अगर देखें तो हम 5 दफा जा चुके हैं IMF के पास, सिर्फ अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जी। और ये जो टाइम है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल था। इसकी रीजन ये है कि ट्रस्ट सिर्फ नहीं रहा इंस्टीट्यूशंस में और पाकिस्तान के दरमियान और खासतौर पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, डिस्पाइट के, और खासतौर पे जो पिछली गवर्नमेंट गई और आखिरी टाइम के अंदर जो आपने रोका बहुत सारा जो 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 प्राइस हाइक है पर्पसली, उसने बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट कर दिया। तो काफी जो है देखा जाए तो प्रॉब्लम्स थे और खासतौर पे हम तो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ स्पेकुलेशन बहुत हुई जिसकी वजह से कि डिफॉल्ट हो रहा है, होने जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इट वाज कमिंग फ्रॉम दी पॉलिटिकल लीडर्स और जो कि पब्लिक कंजम्पशन की बात होती है, लेकिन उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी और उसने बहुत डैमेज किया। उसने स्टॉक एक्सचेंज को, अगर आप उन दिनों को आप एक दिन की स्टेटमेंट देखिए और उसके दूसरे तीसरे दिन का आप फैक्ट देखिए तो आप देखेंगे उससे इन्वेस्टर का जो शेक हुआ, ट्रस्ट शेक हुआ। जो एफर्ट्स हम कर रहे थे IMF के साथ एक ट्रस्ट बिल्डिंग की और उनको बताने की कि जी हम जो कुछ चाहिए था इसके लिए वी हैव डन ऑल, वो एफर्ट्स जो हैं वो किसी रिजल्ट पे और किसी वे पे वो जा ही नहीं रही थी, क्योंकि ऑन द अदर साइड आपको एक जो है नेगेटिव फोर्स मिल रही थी और वो ये कह रही थी कि इसको डिफॉल्ट होना चाहिए और ये कि पाकिस्तान जो है वो फर्दर अपने रोड मैप पे नहीं आ सकता। तो एक पुल एंड पुश था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। ये सिचुएशन पहले देखने में नहीं आई थी जो प्रीवियस प्रोग्राम्स थे, जो इस दफा था, बिकॉज इट वाज स्पेकुलेशन और तरह की स्टेटमेंट्स। और खासतौर पे जब आप टेबल के साइड पे बैठते हैं और बात करके उनसे आए हैं और आपने साइन किया है, तो इट्स अ सिग्नेचर ऑफ अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ना, इसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जब एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान आप बात करके आए हैं तो उसके बाद आप अपनी किसी भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको आप वक्ती तौर पर ये कहें कि जी मैं बिजली के रेट भी नहीं बढ़ा रहा, मैं पेट्रोल के भी नहीं बढ़ा रहा और मैं डॉलर को भी ऊपर जाने नहीं दे रहा, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि वो सारा स्टॉपेज जो है वो एक बहुत
ही नेगेटिविटी के साथ पास ऑन हो गया, जो बात की गवर्नमेंट को आके ना सिर्फ ये कि करना पड़ा, बल्कि विद द लॉस ऑफ दैट ट्रस्ट, जो मैं अभी जिक्र कर रही हूँ आपसे। तो ये सिचुएशन रही है इस दफा। ठीक है हसनात साहब, हम जब भी बात करते हैं पीटीआई हुकूमत, तो यकीनन हमें पाकिस्तान बहुत पीछे तरफ जाते हुए दिखाई देता है। अब ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पर बल्कि सिफारती महाज पर भी हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि पीटीआई हुकूमत के दौर में सिर्फ हमने यही देखा कि जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनको नाराज़ किया गया, डिप्लोमेसी हमारी सिफर थी। इकॉनमी को लेकर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर आयशा ने भी बताया कि जितना इस वक्त पाकिस्तान की मईशत 4.5 साल में तबाह हुई, शायद तारीख में इस तरह नहीं मिलती। आप ये जो 16 माह का जो टेन्योर मिला शहबाज शरीफ साहब को और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, उस पर क्या तज्जिया देंगे? देखिए जी, जो ये बातें आप कर रहे हैं कि जी जो है वो जो हालात पीटीआई ने छोड़े उससे डायरेक्शन बेहतर हुई, डिफॉल्ट की तरफ नहीं गए, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप आम आदमी से पूछें तो वो ये कहेगा कि जी महंगाई बढ़ी है इन 16 महीने में, क्योंकि जो कुछ जो है वो इकदामात ऐसे किए गए, जो है वो उन इकदामात की वजह से इन्फ्लेशन हुई और ऐसा लग रहा है कि ना डॉलर कम हो रहा है ना इन्फ्लेशन कम हो रही है। और जो अगला इलेक्शन है वो होना भी महंगाई पे है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारा पीडीएम गवर्नमेंट, इन्होंने तो कोशिश अपनी तो पूरी की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में इनके खिलाफ बहुत ज्यादा पीडीएम गवर्नमेंट पे वो महंगाई पे लोगों का गम गुस्सा है। आम आदमी ये नहीं देखता कि जी जो है वो किन की पॉलिसी की वजह से अब महंगाई हुई है, वो ये देखते हैं कि अब किसकी हुकूमत है, जिस वक्त जो है वो रेट क्या है। तो वो सारा को डिसएडवांटेज हो रहा है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, और सबसे ज्यादा नून लीग को। पंजाब में जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है इन्फ्लेशन से। तो मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि होना है महंगाई पे, और वो उसमें बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि लोग जो है वो देख रहे हैं कि पीटीआई के दौर में इतने चीज जो है वो इतने रुपए की थी, अब बढ़ के जो है वो इतनी हो गई है। वो और तो हम महंगाई बात तो कर रहे बढ़ी हैं ना, है, इकोनॉमिस्ट भी बता रहे हैं कि वो तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए उस वक्त की हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम नहीं किए। अब तो देखें, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था आईएमएफ के साथ, उसमें हमें हर हाल में उस प्रोग्राम में जाना पड़ा, क्योंकि उसके साथ हमारे दीगर मालियाती इदारों की कंटिन्यूटी मुंसलिक थी। तो ये तो मजबूरी थी, एक वक्त का तकाजा था। और यकीनन जो भी हुकूमत जाती है वो यही बात करती है कि पिछली हुकूमत ने ये मामलात किए। लेकिन बहरहाल मैं बात करती हूँ, इस वक्त हमारे साथ शाहिद कियानी साहब मौजूद है। शाहिद कियानी साहब, आपको क्या लगता है कि हम इक्तिसादी तौर पे तो हमें जो नुकसान पहुंचा, लेकिन जो सिफारती हमें जो है वो महाज पर जो वो कहेंगे ना डिप्लोमेसी हमारी ज़ीरो रही, उस पर क्या आप कहेंगे कि क्या ताल्लुकात इस नहज पर क्यों लाए गए? ठीक है, शाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब, ये बताइएगा कि पिछले दौरे हुकूमत भी हमने देखा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, मगर मामलात इस तरह नहीं थे और मुल्क की मईशत इस ज़बू हाली का शिकार नहीं थी। लेकिन इस वक्त मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बारहा ये बात कर चुके हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे मौशी बहरान का सामना है। आप अपनी हुकूमत के इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया खान, आप बड़े अहम टॉपिक पे बात कर रही हैं। मुल्क की मईशत जो है को आज से नहीं, हम कोई पिछले 30 साल से हर साल और दूसरे साल से ज्यादा अफसरी देख रहे हैं। अब 15 साल, पिछले 15 साल से तो जमहूरियत है, उसमें से तीनों बड़ी जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, इन सब की हुकूमत रही। 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, 5 साल पीपल पार्टी की हुकूमत रही, और अगर ये साल जो अलायंस का एक हुकूमत है, उसको अगर मुस्लिम लीग के जुमरे में डाल दें तो 6 साल मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही। बात यह है कि जब तक हम अपनी तब्दीलियां, ऐसी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे ना, हम काफी एक गर्दाब में फंसे हुए हैं मईशत के। हम कर्जे ले लेके अपने खर्चे कर रहे हैं। हमारा जो आप देख रही हैं, जो सिर्फ इस वक्त रेवेन्यू है सेंटर का, क्योंकि जो हमने 18वीं तरमीम की उसमें सूबों को पावर दे दी और ज्यादा सेंटर ने अपने हिस्से के फंड भी सूबों को दिए। तो सूबों को फंड देने के बाद जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो उतना भी नहीं है जितना आप
इंटरेस्ट यानी कि जो आपने लिया कर्जा लिया हुआ है उसका जो पेमेंट कर रहे हैं वो उसका जो वो पेमेंट इतनी है कि जितना आपका टोटल रेवेन्यू है। तो दो बातें हैं, एक तरफ या तो रेवेन्यू को बहुत बढ़ाना है और वो रेवेन्यू भी उन लोगों को पे करना है जो अमीर क्लास है, जो कि आला आमदन वाले लोग हैं, उन पे हमारी परसेंटेज आमदनी की बहुत कम रही और हम ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कम लगाएंगे। थ्रू आउट में बात कर रहा हूँ, जब तक हम स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे। हुआ क्या है कि वो पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने, कोई 3 अरब डॉलर, कोई 85,000 करोड़ रुपया बनता है, वो तकरीबन 10 साल के लिए तकरीबन फ्री दे दिया और हमें बताते भी नहीं है, वो 625 अमीर लोगों को दिया। वो सारी ये चीजें एक दूसरे से इम्पेक्ट करती हैं। हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है हर साल और आमदन कम है। तो जब तक ये जारी रहेगा आप क्या करेंगे? आप नया कर्ज ले रहे हैं, आईएमएफ आपको देता नहीं था, आईएमएफ से जो हमने शर्तें पिछली हुकूमत ने की वो पूरी नहीं की, फिर आईएमएफ नाराज हो गया। बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की है और जद्दोजहद के बाद आईएमएफ को इस बात पे मनाया कि हमें जो 7 दिन बाकी और वो आईएमएफ के प्रोग्राम से शहबाज शरीफ साहब खुश भी नहीं है। वो ये कहते हैं ये कोई हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त है और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की, बल्कि दुआ की कि अल्लाह करे ये आखिरी प्रोग्राम हो। आयशा जी सर। शाजिया खान, दुआओं करने से तो मसले हल नहीं होते ना। हमें दुआ से तो बहुत कुछ तब्दील हो जाता है सर। वो काम भी कर रहे हैं, उनकी एफर्ट हमें नजर भी आती थी, वो नजर आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये नई हुकूमत आई ना, तो पहले दिन यानी मई में मैंने एक 25 मिनट की असेंबली में तकरीर की थी। मैंने कहा कि हमारी ये मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे है, हम सबको मिल के इसको निकालना है। और आपके सामने तो पीटीआई उस वक्त भी कहती थी इलेक्शन करा लो, इलेक्शन करा लो। अब एक मरीज ही वेंटिलेटर पे, उसकी शादी की डेटें आप रख रहे हैं कि वो रख लो, तो वो बड़ी मुश्किल से तो इस वक्त इस पोजीशन में हुआ है कि वो जो है ना उस इमरजेंसी से बाहर आई है हमारी मईशत। ये जो आईएमएफ ने हमें सपोर्ट की है, आप देख रही हैं कि पिछले 1.5 महीने में स्टॉक एक्सचेंज 20-25% बढ़ गया, बाहर की इन्वेस्टमेंट आना के लिए माहौल बनना शुरू। जी बड़ी बात है। हमारी जो डायरेक्शन है ना, इस बजट की डायरेक्शन हमने बेहतर की है। हमने एसएमई सर वो जो बेयकीनी के जो साए थे और जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, उसको बहुत हद तक शहबाज शरीफ साहब ने एफर्ट करके जो है वो एक सूरत हाल सिचुएशन बनाई कि दूसरे ममालिक जो है वो सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। कैसर साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर नूर साहिबा बात कर रहे थे कैसर साहब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स भी जो है वो सियासत की नज़र हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे इकोनॉमी में, आईएमएफ के कंडीशन को बालाए ताक रख दें, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस वक्त जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना। एग्जैक्टली देखिए जी, जो भी आईएमएफ का प्रोग्राम आज तक आया, 22 प्रोग्राम से हम गुजरे और मेरा ख्याल है कोई एक प्रोग्राम भी ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं। बल्कि इससे पहले तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का लफ्ज बोला जाता था और वो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, अगर आपको भी याद हो, और उसके बाद रिफॉर्म्स की बात हुई। लेकिन हमने मेरा ख्याल है कि जब भी पैसा लिया, एग्रीमेंट साइन हुआ, 1-2 किस्तों तक बड़ा हम सीरियसली उसको फॉलो कर सके और उसके बाद नहीं किया। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स तो वो कंप्लीट हुए नहीं, बल्कि बहुत कम, तो एक आध प्रोग्राम में हमारा कंप्लीट हुआ, नहीं हो सका। और रिजल्ट उसका यही है कि जब आप रिफॉर्म्स जो उनकी कंडीशंस नहीं मीट करेंगे तो नेचुरली फिर दुनिया में एक वन ट्रांच कंट्री के तौर पर हम जाने लगे कुछ अर्से से, और ये हुआ है। देखिए जो इस वक्त आईएमएफ का रिफॉर्म का इश्यू है वो है रेवेन्यू जनरेशन का, कि आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। 2 तरह के हमारे पास इस वक्त चैलेंजेस हैं। एक है आपका जो करंट डेफिसिट है और एक है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा होता है कि जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने से कंट्रोल हो सकता है, और वो आपको आईएमएफ भी करा रही है कि अब आप गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, एजुकेशन में नहीं करेगी, सोशल सेक्टर में नहीं करेगी। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे ज्यादा डेफिसिट की, वो आ रही है ट्रेड डेफिसिट की। ट्रेड डेफिसिट के लिए हमें रिफॉर्म्स की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन के रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते
तो खुदा ना खास्ता ये तो आपके लिए ये टाइम एंड अगेन वापस आता रहेगा हमें लोन का, क्योंकि बेसिकली तो हमें बढ़ाना है, अपना जनरेट करना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए आपको रिफॉर्म्स कहते हैं, और रिफॉर्म्स इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमने आईएमएफ को रिस्पॉन्ड करना, नहीं, बेसिकली रिफॉर्म आपकी लॉन्ग लास्टिंग अपनी इकोनॉमी को सेल्फ राइज लेके जाने के लिए। और रिफॉर्म्स में बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअली अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन जो इस वक्त सारे आपके भी माइंड है, खासतौर पर इकोनॉमिक माइंड है, वो बैठ के सोचे कि आपको क्या क्या कहाँ टैक्स, जैसे फॉर इंस्टेंस सब रियल एस्टेट की बात हो रही थी कि अंडर उसको वो उस अंदाज में टैक्सेस के ऊपर नहीं है, एग्रीकल्चर पे नहीं है, या आपका जो रिटेल है उसके ऊपर उसका से टैक्स नहीं है, या आप इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से जो आती है, या लोकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखते हैं कि टैक्स कितना आप उसको उस पर टैक्स कितना मिल सकता है। हालांकि ये देखना चाहिए आपको क्योंकि प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट के लिए कितना आप बेच सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मांगती हैं। ठीक है हसनात साहब, यकीनन कर्जों से जो है हुकूमत तो सबको सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब आईएमएफ एक बड़ा चैलेंज था, वो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की कि हमें दीगर जो हमारे मुआशी प्लान है उनकी तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी जो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। लेकिन बात फिर वही है, ये कंसिस्टेंसी, ये तसलसल कब जारी रहेगा, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कब ख़त्म होगी, क्योंकि कई अरसे से हम इसी तरह देख रहे हैं और इसी तरह हम स्टक हैं इन तमाम चीज़ों में। हसनात साहब, हसनात साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। कैसर साहब, अब ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो हमारा विजन है, उम्मीद करते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी वो यकीनन इसको आगे कैरी ऑन करेगी, तो निगरां हुकूमत के लिए ये जो मुआशी प्लान है उस पर कितना इख्तियार हासिल होगा? जी, निगरां हुकूमत तो ज़्यादातर डे टू डे मोरल के लिए है, वो नई पॉलिसीज या स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं कर सकती। और इसलिए हमें आइंदा जो इलेक्शन है, इलेक्शन में ये देखना होगा कि कोई ऐसा मैंडेट मिले, क्योंकि ये ठीक है, देखिए हमने ये 16 महीने गुजारे हैं ये जो अलायंस से, लेकिन हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। आप इकोनॉमिक में चेंजेस तब कर सकते हैं अगर किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट मिले और उसके बाद इतनी मेजॉरिटी हो कि वो कोई फैसले कर सके। अब देखिए ना, जो हर पार्टी का अपना अपना इकोनॉमिक विजन होता है। अब इस तरह तो मुल्क हमने देखा थ्रू आउट क्या हुआ, क्या अगर थोड़ी सी नजर दौड़ाए ना दोबारा पूरी अपनी 76 साल की हिस्ट्री में, तो 68 तक पहले या 69 तक पहले 21-22 साल हमारा मुल्क जो है ना दुनिया मिसालें दे रही थी हमारे मुल्क की। और हमारे पड़ोस में क्या कहा जाता था, आईएमएफ कहती थी कि इनका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आज अभी देखिए कि कितना, वो 4 गुना इकोनॉमी थी, वो 12 गुना हो गई आज हमारे पड़ोस में जो थी। हमने क्या किया, हमारा ग्रोथ रेट ही खत्म हो गया। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना हमारे बाद आजाद हुआ और उनकी मुसलसल 15% ग्रोथ रही हर साल। हमारे यहाँ पोटेंशियल था, हमारे यहाँ एक तो आबादी बढ़ती रही, दूसरा हमने डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाए, हमने तालीम पे खर्च नहीं किया, तालीम एक लॉन्ग टर्म देती है, और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने माहौल नहीं बनाया। आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, लेकिन आजकल क्या है, $1 बिलियन भी इस साल की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आगे नजर आ रहा है, जो हमने कंसिस्टेंसी पॉलिसी की कही है, हमने कहा है कि 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ ममालिक अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ना ही किसी भी मुल्क ने तरक्की की है ना वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से, यानी इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं लगी हमारे यहाँ जो कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री हो। टेक्सटाइल के अलावा तो हमारे पास कोई एक्सपोर्ट सरप्लस ही किसी आइटम में नहीं है। तो वो अगली हुकूमतों को भी ये देखना पड़ेगा। हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम तशखीस कर चुके हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो 600-700 अरब रुपए साल का हर साल खा जाती हैं, और हम उन्हीं के ऊपर इत्तफाक कर रहे हैं। क्या हर तकरीबन सब पार्टियां ये कहती हैं कि जो ऐसे इदारे हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें, तो होता तो नहीं है। तो आइंदा भी जो हुकूमत आ रही है, देखिए हमारा बहुत बड़े मसाइल हैं, ये कोई आसान नहीं है, और ये कम अज कम
कुछ डिकेड्स चाहिए आपको, यानी काफी बेहतरी के लिए। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली होगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आए। अभी डॉक्टर साहब को सही बात की कि दोनों डेफिसिट हमारे बहुत बुरी तरह खराब हुए हैं। फिजिकल डेफिसिट है जो कि बजट का खसारा है। हम तकरीबन 6-7% अपनी कौमी आमदनी का हम डेफिसिट कर रहे हैं। और फिर दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो भी हमारी इंपोर्ट बहुत ज्यादा रही। अब थोड़ा क्योंकि डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है तो अब थोड़ी इंपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी। ठीक, शाहिद कियानी साहब फॉरेन एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी आप डॉलर का रेट बढ़ाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है, शाहिद कियानी फॉरेन एम्बेसडर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, किसी भी एक मुल्क के जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे मुल्क के ताल्लुकात में, उसमें इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई जो एक दिलचस्पी होती है, ताउन होता है, दोस्ताना माहौल होता है, उस पर इस्तवार किए जाते हैं खारजी ताल्लुकात। जो पिछली हुकूमत पीटीआई की रही उसमें हमने देखा कि बस हर मुल्क को नाराज़ कर दिया। जो हमारे दोस्त ममालिक थे उनको भी नाराज़ किया गया। जो हमारे सिफारती ताल्लुकात थे वो समझे शख्सी ताल्लुकात पर बस हम देख रहे थे कि मबनी है। तो आप किस तरह देख रहे हैं? मौशी चैलेंज के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दोस्त ममालिक के साथ दोबारा उसी नहज पे ताल्लुकात इस्तवार करना, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये काम बहुत अच्छे तौर पर अदा किया है। देखिए जी, आप जब अपनी खारजा पॉलिसी बनाते हैं तो जियो पोलिटिकल लोकेशन जो है उसको पहले देखते हैं कि आपके नेबर्स कौन। ये बड़ी जरूरी चीज है। उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने, उनके साथ कम से कम नॉर्मल ताल्लुकात रखने जरूरी हैं। क्योंकि जब आप ताल्लुकात बेहतर करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, तो फिर आप फोकस कर सकेंगे इकोनॉमी पे, जिस तरह भी आप मेरे साथी बोल रहे थे। हालात ये हुई कि अब देखें ना, ये जो अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तकरीबन एक 1.5 साल के अंदर आपने अफगानिस्तान में 2-3 दफा वजीर खारजा भी गए, दूसरे भी गए, उनको समझाया कि भाई जो हमारे सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हालात ये हैं कि आपको उनको बता दिया, बावर कर दिया कि इस तरह ताल्लुकात नहीं चल सकते। और बड़ी दो टोक बाद उनके साथ बातचीत हुई। और आप देखें कल परसों के फिर जो उनके जो लीडर हैं, जो सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने फिर ये कहा कि जी ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ये जो खुद के जो एक्सट्रीमिस्ट जो है इस मुल्क में आ जाए, जो हालात खराब करें, जो टेररिस्ट हैं। आप देखें ईरान के साथ आपने ताल्लुकात बेहतर किए। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि जब वज़ीर आज़म साहब वो गए थे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे उनके सदर को मिलने के लिए, उनके सदर वहां पर आए, इंपॉर्टेंट थे। उस दिन सदर पुतिन आए हुए थे क्या नाम तेहरान, लेकिन वो वहां पर आ गए। हिंदुस्तान के साथ कोशिश कर रहे हैं कि ठीक किया जाए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर किए गए, एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। देखिए मुल्क को आपने आगे देखना है, पर्सनल आपने इंटरेस्ट नहीं देखने की कि मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं कि फोन करने की नहीं। आपने देखना है कि अमेरिका एक इस वक्त एक ऐसी पावर है कि सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनका असर है। तो IF में आप फंसे हुए थे, FATF में आप फंसे हुए थे, दोनों से निकालने की उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत। सऊदी अरेबिया के साथ आपने ताल्लुकात बेहतर किए, चीन के साथ वो जो कोविड जो ये CPEC का मसला था, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एल्बो रूम नहीं थी इतनी, लेकिन कोशिश की गई कि ताल्लुकात बेहतर करें। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जाती तौर पे दिलचस्पी ली। एब्सोल्युटली। और इसको उन्होंने वो एक लीडर के तौर पे अपने, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, उनको ये पता था, विजन ये थी कि अगली जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उनके लिए ये दुश्वारियां जो हैं वो इन चीज को ठीक नहीं कर सकेंगे, वो चला सकेंगे आगे। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की, और फिर उनकी टीम भी अच्छी थी, लीडर अच्छा था, टीम भी अच्छी थी। बिलावल भुट्टो साहब थे, तो साथ लेके चले, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने मुश्किल हालात के अंदर बड़े सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ ताल्लुकात, रूस की सबसे हालात बेहतर किए गए। और अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये उनकी हुकूमत अब तकरीबन खत्म हो गई है, अब अगली हुकूमत आएगी, ये एक अच्छी तरीके से एक पैकेज देकर अगली हुकूमत को देगी कि अब जी ये ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर ब्रीफिंग उनकी होगी, अब इसको आप अपने साथ तरीके से। डॉक्टर नूर साहिबा, हमने देखा माजी में हमें ये मिसालें मिलती हैं कि अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए जो है ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे आवाम को तो खुश कर दिया जाए। दुनिया भर में इस वक्त अगर हम रेशो देखें इन्फ्लेशन का, तो अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्क में इतनी महंगाई के लोग 1-2 वक्त का खाना खाने के लिए प्रॉब्लम में है। पाकिस्तान में यकीनन एक तरक्की पजीर मुल्क था, पिछले 4.5 साल जो हमारी इकॉनमी का बुरा हाल था, लेकिन
प्राइम मिनिस्टर साहब के एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमें कौमी प्लान जो SIFC का नजर आया, जिसे उन्होंने इकोनॉमी रिकवरी प्लान का नाम भी दिया है, और वो ये चाहते हैं कि ये प्लान जो है ये लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर रहे, ताकि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो 10 साल या 15 साल में हमें नज़र आने शुरू हुए। लेकिन उन्होंने अपनी सियासी कुर्बानी दी, मतलब अपनी पार्टी की, और इस तरह गैर मकबूल फैसले किए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाया जाए। देखिए जी, ऐसा ही है। अगर तो आपने जो है पॉपुलर सपोर्ट लेने की बात करनी है और आपने पेन नहीं लेना और कोई सेक्रीफाई नहीं करना, तो फिर हमने इस तरह के डिसीजंस देखे हैं अभी कुछ जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट के, और अभी जिस टाइम पर इस गवर्नमेंट ने संभाला आके, उन्हें पता था कि इसका जो है एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, और हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं कि होती है। चले कॉस्ट अगर उन्होंने पे भी की, एक अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट हमें मिल गई है कि आप आइंदा आने वाले सालों में, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने जो इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम बनाया है, सबका अगर क्रक्स देखें ना, तो उसमें उन्होंने जो चीज रेस्टोर करने की कोशिश की है वो बेसिकली उन्होंने की है कि किस तरह से इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान कैसे उनको फैसिलिटेट करे, और इन्वेस्टर से देन अगेन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। देखिए, हमने इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ट्रेंड रहा है कुछ अर्से से, वो फर्म्स में हम करते हैं। फर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फर्म्स के बेस पर डिसीजन ना करें, इंडस्ट्रीज के बेस पे करें। इंडस्ट्रीज बनती तो आज हमारी सिचुएशन जो है, आप देखिए कि हम 60s में 50s में कहाँ हम जो है बहुत सारे रीजनल कंट्री से भी हम बहुत आगे मूव कर रहे थे। रिजल्ट अब ये है कि आप इंडिया का जो है वो 1993 में लास्ट IMF का प्रोग्राम था, और उसके बाद से हमारे 10 प्रोग्राम चल चुके हैं। तो इसलिए हम ये डॉक्टर नूर साहिबा, ये भी फरमा दीजिएगा कि IMF पैकेज पर हम जाते क्यों हैं? क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिर्फ वजह है, उसी की वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं? देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हम जब सिग्नेटरी होते हैं, हम IMF के, वर्ल्ड बैंक के, UN के, तो इनके कुछ फ्रेमवर्क हैं जिसके ऊपर आपको एक्ट करना पड़ता है एज ए इंटरनेशनल स्टेट। तो देखिए, पाकिस्तान में जिस वक्त वो आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो एक खास पॉइंट से, जो कि 4 वीक्स ऑफ जो आपका इंपोर्ट होता है ऑयल का, वो आप कर सकते हैं। उससे अगर कम 4-7 वीक्स, तो उससे अगर कम रह जाता है तो नेचुरली आपको एक फ्रेमवर्क में दिया गया है कि आप किसी मुल्क से कर्ज ना लें, बल्कि आप इंस्टीट्यूशन से कर्ज लें, जो कि आपका राइट है, क्योंकि आप उसके एक मेंबर भी हैं। सो आप उसके पास जाते हैं, और उसका जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट, ताकि आपको एक स्पेस मिल सके जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। फिस्कल स्पेस वो आपको देते हैं, एक तरह का, जैसे अभी यहाँ बात हुई कि वो आपको ICU से निकाल के एक वार्ड में शिफ्ट करते हैं, जहां से आपने खुद आगे मूव करना होता है। ठीक है, वो हेल्थ नहीं, वो आप रिकवरी देते हैं, कंप्लीट हेल्थ आपको बाद में, जब आपके साथ 1-1.5 साल अंदर। ठीक है कैसर साहब, एक IMF के साथ एक बहुत बड़ा जो एक पेशरफ्त हुई है वो CPEC की बहाली और दूसरे फेज में शामिल हो गया है। यकीनन ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को भी, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ये जो दूसरा मरहला है इसके इम्पैक्ट कब तक आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि ये जो है इसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क की खुशहाली बल्कि रीजन की खुशहाली भी मुंसलिक है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात हो रही। देखिए ना, ये कोई हमारा 24वां फरोज, 23 बार तो हम IMF में जा चुके हैं, 24वीं बार है। अब ये जो सेकंड फेज है, जो कुछ कमिटमेंट्स हमने किए हैं, पिछले फ्राइडे को हमने बड़ी डिटेल 3 घंटे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की मीटिंग की, जिसमें इसहाक डार साहब भी तशरीफ लाए और उनके जो साथ बाकी तारिक बाजवा साहब और वो भी तशरीफ लाए। तो उन्होंने हमें वो कंडीशनैलिटी बताई जो कि IMF से की गई है। तो उन शर्तों के तहत हमारे ऊपर तो काफी पाबंदियां हैं, हमें उसी तरह, क्योंकि पिछली बार अगर जो कंडीशनैलिटी को हमने वायलेट किया, जब PTI की हुकूमत थी, तो IMF बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब ये सेकंड फेज जो आप कह रही हैं, तो यही है कि उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होता है। यानी उन्होंने जो पॉलिसी रेट रखा है, वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, उसको मद्देनजर रख के तभी इन्फ्लेशन कम होगा अगर आप पॉलिसी रेट और बढ़ाएंगे। एक्सचेंज रेट भी ओपन कहते हैं कि इंपोर्ट को आप फ्री करें,
और इम्पोर्ट में कोई ज्यादा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो वो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारे पास सरप्लस है नहीं। मैंने पहले कहा ना कि ट्रेडिशनल तो सूरत हाल ये होती है कि अगर आप एक्सचेंज को, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, इंपोर्ट कम होती है। लेकिन वो उन मुल्कों में होता है ना जब उनके पास एक्सपोर्ट का सरप्लस होता है। और इसी तरह अगर आप इंटरेस्ट का रेट बढ़ाते हैं, मार्कअप का जो रेट है वो अगर बढ़ाते हैं तो महंगाई कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं हो रही ना। तो सेकंड फेज में हमने यही देखना है कि उसके इम्पैक्ट हों, उसको पूरे तरीके से, जैसे कि हम ये रोके ना, जो हमारा सर्कुलर डेट है उसको कम करना है, गैस का जो डेट है। और वो मेन वजह उसकी ये है कि पिलफरेज हो रही है, लाइन लॉसेज हो रहे हैं, और फिर कीमतें IMF के मुताबिक उसके बराबर रखनी है ताकि हमें वो लॉसेज जो है उसको कवर कर सके। और फिर IMF हमें बार बार यही जोर दे रहे हैं कि आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करें, और रेवेन्यू भी डायरेक्ट टैक्सेस से करें। आप आम तबके पे इसका बोझ कम से कम डालें। तो ये सारे सर बड़े इकदाम लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने। लैपटॉप स्कीम जिससे आप नौजवानों को बाइख्तियार बनाते हैं, हमारे IT की एक्सपोर्ट इससे बेहतर होगी। दूसरा ये कि जो नौजवानों को, जो पिछली हुकूमत एक कर्जे आसान कर्ज देने की ट्रेंड डाल दिया था, उसके बजाय बाइख्तियार बनाया गया नौजवानों को, जो 63% से ज्यादा काफी कुछ किया गया है जी। देखिए SMEs को हमने कहा कि उनको बेहतर आप टर्म्स पे दें, और अगर उसमें कोई लॉसेज होंगे तो वो लॉसेज भी हुकूमत पे करेगी। हमने ये कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 ट्यूबवेल पे सोलर सिस्टम के लिए कर्जे दे रहे हैं। तो ये आम बंदे, और फिर ये हम चाह रहे हैं कि IT जो है उसकी एक्सपोर्ट को बहुत उसमें अपॉर्चुनिटी है। ये हम डायरेक्शन चेंज की है। प्राइम मिनिस्टर सर SIFC में जो है वो IT सेक्टर को भी शामिल किया गया, एग्रीकल्चर को भी शामिल किया गया है। अंत तक मेहनत करके किसान पैकेज आप देखें ना, 1800 अरब का किसान पैकेज है, महसूलात में 16% इजाफा हुआ इसकी वजह से। बहुत अच्छे इकदाम लिए गए। तो इस तरफ हमने तवज्जो की है कि हमने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। हमारे जो लॉसेज हैं, आप देख रहे हैं PIA कितने अरसे से कितना कुछ 700 अरब रुपए का तो लॉस हो चुका है। अब वो लॉसेज अगर जारी रहेंगे तो आपके, और फिर तो बोझ ही पड़ता रहेगा ना। तो ये भी हमने ठीक करना है साथ साथ। और हमने चोर डाकू नहीं करना। जहां टर्माइल हुआ ना पॉलिटिकल, 3 स्टेजेस में, मैंने कहा पहले 22 साल पाकिस्तान के लोग मिसालें देते थे, फिर हमने क्या किया, फेयर इलेक्शन हो गए और पार्टियों में आपस में पॉलिटिकल टर्माइल हो गया। ठीक है, चलिए शाहिद कियानी साहब ये बता दीजिएगा सर कि इस हुकूमत का एक और भी हमें बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट नजर आया कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। और हमने देखा कि ऐसी सूरत हाल जो बेयकीनी सी थी उसको ख़त्म किया गया, तो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। 25 रुकनी जो सरमायाकारी बोर्ड तश्कील दे दिया गया, काउंसिल तश्कील दे दिया गया है, और बड़े अच्छे इकदाम लिए जा रहे हैं। जो हर्डल्स इन्वेस्टमेंट पे थी FDI के हवाले से, उसको दूर करने के लिए एड्रेस किया जा रहा है उन सब चीज़ों को। तो किस तरह खारजी ताल्लुकात को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे अहम काम शहबाज शरीफ साहब और उनके साथी ये बिलावल भुट्टो साहब ने इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ खारजा पॉलिसी में किया कि जो मुश्किल हालात, जो मुश्किल इनके साथ इश्यूज थे, खामोशी के साथ 1 to 1 होकर वहां पर अमेरिका के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर, सऊदी अरेबिया, हर जगह जाकर उनके साथ खामोशी से बात की गई। ठीक है जी, ये आप जो आपके मुश्किलात हालात में इश्यूज होते हैं, आप पब्लिकली एयर नहीं करते। आप पब्लिकली एयर करते हैं फिर नाराज करते हैं। ठीक है जी, सारी दुनिया के अंदर जो ताल्लुकात, हमने तो यही सीखा है फॉरेन सर्विस के अंदर कि आप 1 to 1 बात करते हैं, फॉरेन ऑफिस को बताते हैं और फिर लेवल रेज करते हैं। अच्छा जी, अब ये लेवल है, आप फॉरेन सेक्रेटरी को भेजिए, फॉरेन मिनिस्टर को भेजिए, वो खामोशी के साथ बात की जाती है और वो सुनते हैं बाइज्जत। लेकिन जब आप पब्लिकली उनकी तनकीद करेंगे तो फिर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क थे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए गए। फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि जी अभी हमें इन पर इकोनॉमी में, इकोनॉमिक जो है रिलेशंस हैं, कमर्शियल रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, इनके अंदर हमें मदद चाहिए। तो वो फिर तैयार भी होगी मदद करने के लिए। लेकिन आप किसी के पब्लिकली किसी के तनकीद करेंगे, बेइज्जती करेंगे, तो फिर एक्सपेक्ट क्या करेंगे? ये उन्होंने जो ये मुश्किल, आप देखें ना, इतने महीनों के अंदर ये मुश्किल हालात को बेहतर करने के अंदर उन्होंने बड़ी एफर्ट की,
बहुत एफर्ट की है, जी। जिसके अब आप समर देख रहे हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी में तो एफर्ट की डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर नूर, लेकिन हुकूमती इकदाम पॉलिसी की बदौलत हमने देखा कि जो आईटी में इंटरेस्ट लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उसकी वजह से माली साल में आईटी बरामदात हमारी 2.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो इसको और किस तरह कंटिन्यूटी के साथ चलाएं कि हमारी जो वो रेवेन्यू जो हमारा हो रहा था, रेवेन्यू जनरेट करने की बात हो रही है, फॉरेन रिजर्व बेहतर करने की बात हो रही है, कि हम आईटी सेक्टर को इस पर इस्तेमाल करें। देखिए, आप अगर कोविड के बाद की सिचुएशन देखें तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीडीपी है ना, वो नजर आएगा, जिसमें आपका सॉफ्ट जो जिसे कहना चाहिए सर्विसेज सेक्टर जो है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर जीडीपी के अंदर उसका रोल है। तो इट वाज ए क्लियर सिग्नल कि हमारे पास ये पोटेंशियल मौजूद है कि हम इसके ऊपर अगर काम करते और अपने आईटी सेक्टर को बेहतर बनाते, डिजिटाइजेशन को बेहतर बनाते। और आपको पता है दुनिया पूरी में इस वक्त डिजिटाइजेशन को बहुत फोकस किया जा रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी से आप जो है अपनी इनपुट जो है रिसोर्स की कम रखेंगे और आउटपुट बहुत ज्यादा होगी। तो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एसडीजी का पार्ट भी है कि आप कम से कम कंज्यूम करें और मैक्सिमम प्रोड्यूस करें। तो डिजिटाइजेशन जो है, चले कुछ लास्ट मिनट रह गए। मैं कैसर साहब से जो है वो निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के हवाले से बात करना चाहूंगी। सर, हतमी मरहले में दाखिल हो गया, मुशावरत जारी है, आप क्या खबरें देना चाह रहे हैं हमें? जी देखिए, मुशावरत जारी है, कल आखिरी दिन है और हम सब होपफुल हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सबसे मशवरा कर रहे हैं, वो दिन रात इस पे जो है ना हर एक से मशवरा कर रहे हैं ताकि मशवरे के बाद कोई ऐसा लाए अमल बने और सबको मुतफिका तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अनाउंसमेंट हो, और ताकि वो मुल्क के आगे उन्होंने कुछ माह के लिए उनका रोल है बड़ा अहम। तो कंसेंसस से अगर कोई वजीर आजम बनेंगे तो वो। अच्छा सर, अगर इत्तेफाक ना हो सका तो फिर क्या होगा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में? जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी कहा ना, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि बेहतर सूरत हाल सामने आएगी। अभी हमें वो स्पेकुलेट मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए कि इत्तेफाक ना हो सकेगा, क्योंकि दोनों जो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं किसी किस्म का डेडलॉक तो नहीं है सर? फैसला हो जाएगा कल। डेडलॉक तो नहीं है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब में? कोई नहीं, अभी तक किसी ने कोई इज़हार नहीं किया। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से भी उन नामों पे मशवरा किया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो नाम बड़े लिए जा रहे हैं, तसद्दुक जिलानी साहब का, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का भी और जलील अब्बास जिलानी साहब का भी। जी, ये दो नाम आए हैं कल। जी हाँ, बिल्कुल। अब जिस नाम पे भी कंसेंसस होगा तो फैसला हो जाएगा। सब बड़े अच्छे लोगों के नाम हैं, बड़े कैपेबल लोग हैं, उन्होंने अच्छे कारकर्दगी का माजी में मुजाहरा किया है। तो मैं समझता हूँ जो भी नाम आएगा। लेकिन सर, माजी के हालात तो बड़े मुख्तलिफ थे और इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी जी जी। तो मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लेट भी नहीं होंगे। और जो भी आएगा ना, ऑलरेडी काफी उनका पिछला किरदार रहा है, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बस लास्ट आपसे पूछ लेती हूँ मैं कि अब जो निगरान हुकूमत आएगी, लाजमी सी बात है, उसके लिए वही बड़ा चैलेंज जो है ये जो 9 माह का स्टैंड बाय हमारा एग्रीमेंट है, क्योंकि हमें दूसरे किस्त जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में ही मिलने वाली है। तो क्या कितना इख्तियार होना चाहिए कि आप IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकें? देखिए, इंटरिम जो गवर्नमेंट होती है ना, वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट के लिए या गवर्नमेंट के लिए होती है। So all that which takes to a country to work smoothly, they should take it. ये उनको बिल्कुल वो सारे पावर्स मिलने चाहिए जिससे एक स्मूथ वर्किंग हो सके। और जाहिर है कि इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन विद IMF। तो आप जो है वो आपके स्टेट से डील कर रही हैं, ये आपका इंटरनल एक इशू जरूर है कि आपके एक। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप क्या सजेशन दे रही हैं, शॉर्टली बता दीजिएगा। मैं ये सजेशन दे रही हूँ कि बिल्कुल इनको सारे पावर दिए जाने चाहिए। जो कोई स्ट्रक्चरल अगर चेंजेस हैं या उनके साथ जो डील करना है या उसकी एग्जीक्यूशन है, उनको बिल्कुल मिलनी चाहिए जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है। ठीक है,
प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी नाज़रीन, और यकीनन कल जब हम करेंगे तो शायद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनलाइज हो जाए और एक नया सेटअप हमें बनता हुआ नज़र आएगा। लेकिन बात वही है कि एक और दरिया का सामना था मुझको। जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा बहुत सारे अभी मराइल हैं जिनको हम सबको मिलकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की जो एक एफर्ट थी उसको कोई भी सेटअप आता है, निगरान प्राइम मिनिस्टर आता है, उस कंटिन्यूटी को लेकर, क्योंकि वो तमाम जो काविशें हैं, जो स्ट्रगल की गई है, वो मुल्की मुफाद के लिए की गई है। इस वक्त हम सबको मुल्की मुफाद में रहकर काम करना होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पास।